नमस्कार, आवाज़ एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ रही हूँ ये खास एपिसोड गुवाहाटी से, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक असम, मेघालय और मिजोरम में काम कर रहे सोशल एंटरप्राइजेस को अवार्ड कर रहा है। क्या है वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस का प्रोग्राम और साथ ही किन कंपनियों को यहाँ पर मिलेगा फ़ायदा, आइए देख लेते हैं। इंडिया डेवलपमेंट मार्केट प्लेस वर्ल्ड बैंक का एक ग्रांट प्रोग्राम है, जिसके चलते सोशल सेक्टर में काम कर रहे इनोवेटिव बिजनेसेस को सपोर्ट और फंड किया जाता है। इस प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक ऐसे बिजनेस मॉडल्स को चुनता है जो असरदार काम कर रहे हैं और साथ ही जिनका बिजनेस मॉडल देश और विदेश दोनों में आसानी से लागू किया जा सके। The idea of the development marketplace is to get the solutions from the people who understand the problem, and rather than have it designed from Delhi to the village. So the beneficiaries, they will get money, but they will also get assistance to understand how they can develop their idea in a business-like way, not just as an idea. IDM 2014 में वर्ल्ड बैंक का फोकस नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे एंटरप्रेन्योर्स पर रहा है। असम, मेघालय और मिजोरम में काम कर रही तकरीबन 200 सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने इस बार हिस्सा लिया, जिनमें से 12 कंपनियों को वर्ल्ड बैंक का ग्रांट मिला है। वर्ल्ड बैंक से इन कंपनियों को $1.5 लाख यानी 90 लाख रुपए मिलेंगे। IDM 2014 में हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन में काम कर रही कंपनियां सबसे ज्यादा रहीं। इनमें लो कॉस्ट हॉस्पिटल चला रहे GNRC, रूरल हेल्थ केयर में काम कर रही ERC आई केयर, अगस्त्य फाउंडेशन जैसी कंपनियां शामिल थी। कंपनियों का मानना है कि नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी समस्या फंडिंग है, जिसका धीरे धीरे समाधान हो रहा है। मोस्ट ऑफ आस फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, हम लोग का कैपिटल नहीं है, हम लोग का ऐसा कुछ फंड चाहिए। जैसे मैंने जब पहले हॉस्पिटल शुरू किया था, मेरे को एक सीड कैपिटल असिस्टेंस IDBI से दिया था 1% इंटरेस्ट में, मैंने वो वापस कर दिया, बट दैट वाज ए ग्रेट हेल्प फॉर मी। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ ऐसा फंड चाहिए, सॉफ्ट फंड चाहिए उसको सहारा के लिए, बिकॉज वी आर ऑल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए कंपनियों को सही फंड मैनेजमेंट और अपने काम को मेजर करने में मदद करने का है और उम्मीद है कि IDM के प्रोग्राम के बाद नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे इन एंटरप्रेन्योर्स को कारोबार फैलाने के मौके मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्लेटफॉर्म तक लेके आना इन टीम्स को, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण आउटकम ये रहता है कि एक विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप हमारे 12 के पूल में देखेंगे तो एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है ERC, जिसमें 2 इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी डाला हुआ है। सो मैनी वेज उनके लिए ये पहला इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में रहा है। बट क्योंकि अब हमारे पास एक ज़्यादा पोर्टफोलियो है, एक बुके ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें करीब 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट हैं, इट क्रिएट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू कम एंड इन्वेस्ट। 2011 से शुरू हुए इंडिया डेवलपमेंट मार्केट प्लेस के जरिए वर्ल्ड बैंक ने अब तक भारत के 6 राज्यों में 34 प्रोजेक्ट को $3 मिलियन की फंडिंग दी है। वर्ल्ड बैंक भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम करता है और यहाँ पर कंपनियों को फंड भी करता है। 2011 में इन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की, डेवलपमेंट मार्केट प्लेस, जो इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ जो खासतौर से सोशल एंटरप्राइजेस लेकर आ रही हैं, उन्हें फंड करना और साथ ही इनके बिजनेसेस को स्केल करने में मदद करना। इस बारी फोकस है नॉर्थ ईस्ट पर। क्या खासियत है इस रीजन की, किस तरह का सहारा वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं IFC के अनिल सिन्हा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के 2 होनहार एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने 2011 में अपना खुद का कारोबार शुरू किया। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर परवेज उबैद और साथ ही साथ अश्विनी भट्टाचार्य। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, डेवलपमेंट मार्केट प्लेस वर्ल्ड बैंक का यह पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी पहल कितनी अहम है भारत में इस समय? जो सोशल एंटरप्राइज मूवमेंट जिसको बोलते हैं, यानी कि एंटरप्राइजेस जिनका मकसद है सस्टेनेबली सोशल इम्पैक्ट डिलीवर करना, ये मूवमेंट 5 साल से इंडिया में काफ़ी डेवलप कर रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये डेवलपमेंट मार्केट प्लेस कॉम्पिटिशन, जैसे आपने बोला, 2011 में शुरू किया था कि इतने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी मदद करना, इनको बढ़ावा देना और इनको स्केल ले जाने के लिए जो भी मदद चाहिए हम करते हैं। और स्केल के लिए 2 चीज़ें, या तो बिजनेस भी बढ़ावा करे या मॉडल्स या आइडियाज़ ट्रांसफ़र करें। तो ये कंपटीशन दोनों की मदद करता है। सिन्हा साहब, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर फोकस क्यों? क्योंकि आप पहले बिहार, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। इस बारी 2014 के साल में नॉर्थ ईस्ट पर खासा ध्यान क्यों गया है? 5-6 साल में नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही डेवलप किया है।
शायद लेट डेवलपर था एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ट्रेडिशनल सोशल रीजंस हो सकते हैं उसके, बट अब जो बढ़ावा आ रहा है बिल्कुल उसको हम सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़े। इनफैक्ट हमने देखा भी है नई सरकार के आने के साथ ही डॉक्टर उबैद, नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी चर्चा हुई है। नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को अपने स्पीचेस में कई बारी उसका नाम लिया है। इनफैक्ट अपने एजेंडा में भी उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस समय क्या चैलेंजेस हैं इस क्षेत्र में एंटरप्राइज शुरू करना, अपना खुद का कारोबार शुरू करने की? तो एंटरप्रेन्योरशिप एज सच नॉर्थ ईस्ट में इतना डेवलप नहीं है। जब मैंने शुरू किया था, सो आई वाज बेसिकली क्लूलेस बिसाइड्स द आइडिया। जो आइडिया था उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, बिजनेस प्लान से लेके फंडिंग तक, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज। एंड हम लोगों का लक अच्छा था कि हम लोगों ने एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क ऐसे करके कोई अवार्ड भी जीता, तो उससे थोड़ा हम लोगों को लाइमलाइट में आ गए हम लोग, और जिसके कारण जो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है, स्पेशली इन द सोशल एंटरप्राइज स्पेस, वी गॉट कनेक्टेड टू दैट, एंड उसके लिए हम लोगों के लिए रास्ता थोड़ा इजी हुआ। अदरवाइज फॉर अ सिंपल एंटरप्रेन्योर हु माइट नॉट बी कनेक्टेड टू द इकोसिस्टम, प्रोग्रेसिंग वुड बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उसको ना कोई बैंक सहायता देगा, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको खुद करना पड़ेगा, और वो अच्छा काम भी करे उसका पेस बहुत स्लो होगा, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि यू आर एनकरेज टू डू बिजनेस ऑल्सो सोशली। अश्विनी, आप लार्जली मार्जिनल फार्मर्स के साथ काम करते हैं, चेष्टा की क्या कोशिश है? सिर्फ बॉटम ऑफ द पिरामिड काम करना या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी जोर देना और इन मार्जिनल फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना? या बेसिकली जैसे हम नॉर्थ ईस्ट का बात करेंगे, एक है प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ जो बोल रहे हैं, एक है मैक्रो लेवल में जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, मैक्रो एनवायरनमेंट है, एक है डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जैसे गवर्नेंस डेफिसिट्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, बर्न्स एक्सेट्रा, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। एंड दूसरा है कि अभी सरकार बहुत जगह पे सोशल एंटरप्राइज के मोड में काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम व्हेल social enterprise approaches government, they are not supporting the professional cause for this region to be at par with Indian and global standard. Despite that, हमने देखा है कि वर्ल्ड बैंक ने ये आइडेंटिफाई किया था और आपने भी आइडेंटिफाई किया था कि काफ़ी टैलेंट है इस क्षेत्र में। इनफैक्ट CNBC आवास की जो पहल मास्टरप्रेन्योर थी, वो सब जानते हैं कि यहाँ पर दो जो हमारे विजेता थे, द विनर हसीना खरबी शिलोंग में काम करती हैं, और साथ ही साथ आरोहन फूड्स गुवाहाटी की ही कंपनी है। तो अब आपको क्या लग रहा है, टैलेंट है लेकिन उसको और बढ़ावा देने या फिर उस पुश की ही ज़रूरत है? 3 प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। एक तो HR, जैसे ही बिजनेस डेवलप करती है, काफ़ी ये एंटरप्रेन्योर्स तो ये सोशल गुड की तौर से आते हैं, बट बिजनेस रन करने में और जैसे आप एक्सपैंड करें तो और प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हाउ टू रन अ बिजनेस। सेकंड प्रॉब्लम उसके सबसेट ही है HR। Attracting good talent for social enterprises is still a challenge, and how do you retain? Third area जैसे हमने सुना है, ये सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन डेवलप करना, और इसमें भी अगर पार्टनरशिप हो जाए कॉर्पोरेट्स की। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर ने वाटर फिल्टर निकाला है पुट, बट उनकी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चेन इतनी स्ट्रांग है, ये सोशल बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशन उनके सप्लाई चेन के द्वारा हो रही है। सो अगर ये 3 एरियाज में थोड़ा फोकस करा जाए, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल बहुत है। डॉक्टर परवेज, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो फार्मिंग रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री है, एजुकेशन, और जिस क्षेत्र में आप है रूरल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। क्या आपको लग रहा है अब टाइम आ गया है दूसरे सेक्टर्स में भी किसी तरह का फोकस आए, चाहे वो सरकारी मदद के ज़रिए हो या फिर इन सेक्टर्स में ही अगर और काम किया जाए वो काफ़ी है क्षेत्र के लिए? मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है लोगों का, that economic empowerment will come through improved agriculture, क्योंकि अगर हम भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ केयर में, वो सर्विस को टेकअप करने के लिए लोगों के पास पैसा होना पड़ेगा। वो पैसा होगा होलिस्टिक अप्रोच से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में। और हम लोग जैसे अपना जहाँ हम लोग काम करते हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ देखा है कि 80 to 90% ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर ओनली लाइवलीहुड, एंड दैट टू सीजनल, बिकॉज आसाम में 2 सीज़न में खेती नहीं होता है, एक सीज़न में खेती होता है। सो अगर एग्रीकल्चर में फोकस किया जाए, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।
सिन्हा साहब, नॉर्मली जब सोशल एंटरप्राइजेस की बात आती है, जो फंडिंग मिलती है वो ग्रांट लेड होती है या फिर सरकारी मदद से मिलती है। अब आपको क्या लग रहा है, समय आ गया है वीसीज और साथ ही साथ यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स का एंटरप्राइजेस की तरफ ध्यान देने के लिए, जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं द ट्रेजर लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बिल्कुल सही बात है, और काफ़ी जो बिजनेसेस हैं अपना रेवेन्यू मॉडल डेवलप कर रही हैं, क्योंकि अगर एंजल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो देखना चाहेगा कि भाई ये बिज़नेस सस्टेनेबल है, मेरे को रिटर्न मिलेगा नहीं। आजकल मैं देखा है कि एंजल इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं। शुरू में ये मूवमेंट अशोका ने शुरू किया था फेलोशिप्स का, बट अब मैंने देख रहा हूँ कि एंजल इन्वेस्टर्स कंबाइंड विद आजकल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करके एक ग्रुप शुरू हो गया है इंडिया में। IIIC इंडिया इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स काउंसिल है। फॉर एग्जांपल आपने जिक्र किया आरोहन फूड्स का, उसमें एक एंजल इन्वेस्टर और इम्पैक्ट फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट फंडिंग आ रहा है इस स्पेस में, और इसमें जब तक हम रिटर्न नहीं दिखाएंगे ये मूवमेंट बढ़ेगा नहीं। तो अब ये थोड़ा चैलेंज है। और सेकंड चैलेंज ये है कि अगर हम बोलते हैं कि हम सोशल हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम इम्पैक्ट मेजरेबल एविडेंस बेस्ड डेवलपमेंट इम्पैक्ट दिखाएं, नहीं तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी की आपने बात मेंशन की, डॉक्टर परवेज़, मैं आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि आपकी कंपनी इस समय प्रॉफिटेबल है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए आपको क्या लग रहा है, बिजनेस में क्या डिफरेंसेस लाने पड़ेंगे, अब उसको कैसे आप एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह चलाएं? I think if you do a pilot and you know that you have to know whether it is working or not, because you cannot be waiting for angel investments to come in. That is a catch-22 situation. मेरा बिजनेस प्लान है, फिर लोग पैसा देंगे मैं करूँगा, क्यों, मगर वो लोग भी पैसा नहीं देंगे बिकॉज आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आपका कुछ नहीं होने वाला। तो उसको to move that forward, you have to make a business model wherein you can sustain yourself even if no angel investor is there, even if no organizations like World Bank are helping you, and sustain yourself. हम लोग without any external funding सस्टेन थे, प्रॉफिटेबल नहीं थे। सस्टेनेबल मीन्स हम लोग अपना सैलरी दे के थोड़ा एक्सपेंशन करके मैनेज कर अभी जो ट्रेजेक्टरी है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, वो आपका वेलोसिटी बढ़ जाता है जब IFC, वर्ल्ड बैंक और एंजल इन्वेस्टर्स या VC फंड्स आ जाते हैं। प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लेकिन अपने बिजनेस को कैसे ढालें ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में? जी, बिकॉज अगर हमको स्केल चाहिए, और चैलेंज तो ये है कि कैसे ये एंटरप्राइजेस और ये सोशल एंटरप्राइज मूवमेंट स्केल पे आए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपने अपने इलाके में तो ठीक है, बट उनमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर आपको स्केल चाहिए, अगर प्रॉफिटेबल है कंपनी तो वो स्केल जल्दी कर पाएगी क्लियरली। तो स्केलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉफिटेबिलिटी, बट कभी कभी रेवेन्यू मॉडल हो सकते हैं और डिलीवरिंग लास्ट माइल सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट। तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात तो हो रही है कि अगर गवर्नमेंट आई केयर करना चाहता है, गवर्नमेंट खुद अपने कैंप्स लगाए, क्यों ना इनके साथ पार्टनरशिप करें। सो द यूज ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस फॉर लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट programs and priorities is a very interesting space, and to how to structure that partnership, the big issue becomes if the payment doesn't come on time. Could we look at a scheme for social businesses also, where maybe the international organizations can get behind such a scheme to ensure payment even through an escrow account system to social enterprises who have delivered services that are needed as per an agreement. इनफैक्ट जो नए एफर्ट्स की बात हो रही, नई सरकार ने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि SME बैंक्स पर वो जोर देंगे। इसके अलावा अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आपको क्या लग रहा है कुछ और मेजर्स जो इस समय लेने चाहिए ताकि आप जैसे एंटरप्राइजेस को और बढ़ावा मिले? एक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे जैसे गवर्नमेंट का जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ कोई कभी ऑप्टोमेट्रिस्ट आते हैं मगर कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं है, क्योंकि चश्मा लोगों को अल्टीमेटली मिलता नहीं है, एक्सेस इश्यू रह जाता है, उसको चश्मा लेने फिर सिटी जाना पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट एज ही वाज सेइंग वेयर टू आउटसोर्स दैट टू अस, वी कैन डू इट एट almost half the cost of what government is doing. Secondly, Assam, especially in the northeast, you have to almost sometimes 20 working days mostly
बिकॉज लोकल बंस रहते हैं, जनरल बंस रहते हैं, स्ट्राइक रहता है, सो दैट काइंड, बट यू हैव टू पे सैलरीज फॉर 30 days, सो दैट्स ऑलवेज एन इशू। एक तो है आपका प्रॉफिट कम है बिकॉज आप ऐसा स्पेस पे काम कर रहे हैं कि वॉल्यूम चाहिए आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, ना कि एक सेल को करके आप पूरा दिन बैठ सकते हैं, मगर वो वॉल्यूम के लिए आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, मगर आप काम कर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको 20 दिन ही काम करना मिल रहा है, टीम बैठा हुआ है। सो वो भी ऐसा मैंने इट्स ए सिचुएशन वेयर यू वांट टू वर्क, यू कैन नॉट वर्क, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली यू आर लूजिंग आउट। सो दैट द एनवायरनमेंट को ठीक करना आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना वो कितना अहम है ताकि और भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो कंपनियों के लिए? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे गवर्नमेंट में मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने भी अभी सोशल एंटरप्राइज की तरह काम करने लगा, तो उससे कंपटीशन बढ़ रहा है, वेरी गुड थिंग। तो उससे सोशल एंटरप्राइज के भी कैपेसिटी प्लस वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो दूसरा बात एक है कि गवर्नमेंट जैसे अभी काम कर रहा है, तो उसमें भी कुछ चीज़ भी जैसे क्रिएटिव वे में करे, जैसे वेलफेयर स्कीम्स इतना है उनका, लाइक MGNREGA, तो उसको ट्रेडिशनली दे आर डूइंग खाली रोड बनाते हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो उसको कैसे पूर एंड मार्जिनल का एसेट बेस बढ़ाए, उनका इरिगेशन बढ़ाए, उस तरह का काम की ताकि उसको प्रोडक्टिव बढ़ सकता है, ही द फैमिलीज बिकम प्रोडक्टिव। डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। या स्किल डेवलपमेंट। और जैसे सरकार ने आपने बोला कुछ प्रायोरिटीज़ की है कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक हब बन सकता। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, तो उसको हम लोग बाय डिज़ाइन बनाए ताकि उसको हम प्रिविलेज, उसका प्रीमियम हम ले सके। तो बाई दिस लाइक उसमें एक इशू है जैसे सर्टिफिकेशन, तो वो कॉस्टली है, फिर से कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करके लो कॉस्ट सर्टिफाई मॉडल निकाल सकते हैं ताकि छोटा फार्मर भी उसको एडॉप्ट करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि ये इंडिकेशन मिला है और होपफुली हम इसके बारे में बजट में सुने या फिर उसके जल्द बाद ही सुने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स ये नॉर्मली प्राइवेट बॉडीज़ रन कर रही हैं, वो एक मेजर चेंज ला सकता है एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में इस समय? बिल्कुल ला सकता है जी। और कई जो एग्जांपल्स हैं बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। जो IIM अहमदाबाद का जो इंक्यूबेटर है और उसके साथ एक फंड भी अटैच्ड है, इनफ्यूज, जिसमें IFC ने फंडिंग की है, उसमें से जो कंपनियां निकल रही हैं और बिजनेस निकल रहे हैं, दे आर बिकमिंग इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स नाउ। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंट्रीब्यूशन होगा और इसमें सब डोनर्स, डेवलपमेंट एजेंसीज, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन सबको मिलकर काम करना होगा और ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरीज आपको दिखानी होंगी। जी डेफिनेटली। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एंटरप्राइजेस को, एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक एंड IFC को भी इस तरह के एफर्ट्स में निवेश करने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आवाज़ एंटरप्रेन्योर में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की। इसके लिए चलते हैं मेरी सहयोगी कल्पिता पारकर के पास। थैंक यू हर्षदा। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमसे जुड़ रही है फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन की तेजस्विता राव। तेजस्विता, सबसे पहला सवाल दिल्ली से हमें आया है राहुल कालरा का। इन्हें हाउसकीपिंग का कारोबार शुरू करना है। स्कूल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, होटल्स को टारगेट करते हुए B2B पर इनका फोकस रहेगा। इन्हें ये समझना है कि बिजनेस कितना स्केलेबल है, शुरुआत कैसे की जाए और कौन सी बातों का ख्याल इन्हें रखना होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट लाना होगा अपनी ऑफरिंग में। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग, या फिर आप जिस तरह से प्रोडक्ट्स की बंडलिंग करते हैं उसमें कुछ आप इनोवेटिव कर सकते हैं, और यू कैन इंट्रोड्यूस अ सर्विस एलिमेंट एज वेल टू योर ऑफरिंग। ये सिर्फ थोड़े एग्जाम्पल्स हैं। आपको मैं ये कहना चाहूँगी दैट आपको डिफरेंशिएट करना होगा अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को, एंड यू विल हैव टू इंश्योर दैट वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग कस्टमर्स परसीव वैल्यू इन इट, एंड इफ़ रिक्वायर्ड दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर इट। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप एक स्टेबल और एक ग्रोइंग बिजनेस बना सकते हैं इस एरिया में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, वो है भोपाल से शारुल गोयल का। इन्होंने MBA की पढ़ाई की है, फिलहाल मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं, लेकिन वेजिटेबल्स और सीरियल्स की फार्मिंग का बिजनेस इन्हें करना है। इन शॉर्ट इन्हें किसान बनना है। इनके पास 20 एकड़ ज़मीन भी है, लेकिन खेती का कोई बैकग्राउंड नहीं है। फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स बड़े रिटेल चेन को सप्लाई करने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बिजनेस कितना लुक्रेटिव है। इस सेक्टर में ये भी फ़ायदा है कि गवर्नमेंट से बहुत बढ़ावा मिलता है। ऐसे काफ़ी स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो जिनसे वो फार्मिंग और फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंकरेज करते हैं।
न्यूट्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी जो नई प्रैक्टिसेस हैं उन्हें काफ़ी बढ़ावा और इंकरेजमेंट मिलता है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड एजुकेशन के से कांटेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिलेंगे, काफ़ी कोर्सेज़ के बारे में पता चलेगा जहाँ से आपको बिज़नेस से रिलेटेड और इस सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपका ग्राउंड वर्क बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो आई सजेस्ट कि आप इन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज़ करें, गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छी तरह से समझें, फार्मर्स से बहुत इंटरेक्ट करें ताकि आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले इस एरिया के बारे में। तो ये सब करते हुए आप एक होपफुली एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए, और अब आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नए आइडियाज़ के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।